वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जो है पेपर का नाम है हिंदी गद्य। तो हिंदी में आपको हिंदी गद्य पढ़ना पड़ता है जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचते हैं, तृतीय सेमेस्टर में पहुँचते हैं, यानी कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपको बता दूं हिंदी गद्य आपको पढ़ना होता है। हिंदी गद्य की अगर बात करें तो उसमें आपको कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपका है जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी संकलित है, पाजेब कहानी। तो पाजेब कहानी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। तो प्रश्न जैनेन्द्र कुमार से भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार से भी प्रश्न, इनके साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले हम लोग जैनेन्द्र के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी जैनेन्द्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, उनके बारे में थोड़े बहुत जानकारी ग्रहण करेंगे ताकि उनसे बनने वाले भी जो प्रश्न हैं वो भी आप उसके लिए भी तैयार हो सके, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो चाहे लिखित टाइप की परीक्षा हो। और इसके बाद में आज का जो मेन टॉपिक होगा आपका वो है पाजेब कहानी की समीक्षा। समीक्षा जो की जाती है वो कहानी कला के तत्वों के हिसाब से की जाती है। कहानी कला के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। उन्हीं 6 तत्वों को एक प्रकार से आधार बना करके हम लोग पाजेब कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जैनेन्द्र कुमार ने पाजेब कहानी में बताया क्या है। पाजेब कहानी में जैनेन्द्र कुमार का एक प्रकार से क्या मंतव्य, क्या उद्देश्य से इस कहानी को लिखा, किस धरातल को ध्यान में रख करके लिखा, किस वातावरण परिवेश से रिलेटेड कहानी है। ठीक है, पात्र कौन कौन से हैं, चरित्र चित्रण कौन कौन से हैं, मतलब चरित्र चित्रण क्या है, संवाद योजना उसमें कैसी है, और इसके अलावा मूल कथानक क्या है या कथ्य क्या है। तो इन समस्त चीज़ों को हम लोग बड़े ही आसानी से आज के वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी पाजेब की समीक्षा के बारे में। सबसे पहले हम लोग पाजेब के बारे में समझेंगे, जैनेन्द्र कुमार के बारे में समझेंगे कि जैनेन्द्र कुमार जो है इनका जीवन परिचय क्या रहा है, थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में जैनेन्द्र कुमार से प्रश्न पूछे गए हैं और दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में तो उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अति लघु उत्तरीय में कई प्रश्न आपको जैनेन्द्र कुमार से देखने को मिल जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में हमने सोचा कि इसको हम मतलब इनके जन्म के परिचय के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में और इनके कुछ जीवन के बारे में जो जानकारियाँ हैं उसको भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जन्म की अगर बात किया तो जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म हुआ था वो 2 जनवरी को हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, स्थान क्या था? कौड़ियागंज, अलीगढ़ में इनका एक प्रकार से जन्म होता है। मृत्यु की अगर बात की है तो 24 दिसंबर 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में जन्म पूछेगा जैनेन्द्र कुमार का तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1905 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो है 1905 को जन्म हुआ था, कौड़ियागंज में हुआ था। कौड़ियागंज कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है। मृत्यु कब हुई थी? 24 दिसंबर 1988 को। जैनेन्द्र कुमार की बात की है तो जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह जो है वो कौन सा है? फांसी कहानी संग्रह। और खास करके जैनेन्द्र जो है वो कहानियों के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, अगर प्रेमचंद के बाद अगर बात करी जाए तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान बड़ा ज़बरदस्त है और एक हिंदी कहानी को एक नया मार्ग, एक नया आयाम देने में जैनेन्द्र कुमार की बड़ी भूमिका रही है। और जैनेन्द्र कुमार बेसिकली अगर मैं बताऊं तो एक शब्दों में तो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। मनोविश्लेषणवाद जो है एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। और उसी मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा किस पर? अज्ञे पर, जैनेन्द्र पर, इन सभी पर पड़ा। तो अज्ञे की कहानियों को आप पढ़ेंगे या जैनेन्द्र की कहानियों को पढ़ेंगे तो एक अलग तरह का एक प्रकार से इनमें एक प्रकार से मानसिक द्वंद्व दिखेगा। पाजेब कहानी में भी वो द्वंद्व दिखेगा और अज्ञे की कहानी एक है गैंग्रीन, यानी कि जिसको आप रोज कहानी भी कहते हैं। तो इस रोज कहानी या गैंग्रीन कहानी की समीक्षा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी है वीडियो। तो वो कहानी की समीक्षा और उनके बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन जो आज की कहानी है ये भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पर आधारित है। अभी हम समझेंगे, जब कहानी पर चर्चा करेंगे तो पूरी कहानी का कथानक या कथा आपको मैं समझा दूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि कहानी मुख्य रूप से कहानी में है क्या चीज़ें। मुख्य रूप से कहानी में जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती। पाजेब मतलब एक जो पाजेब होती है, एक रेशमी पाजेब की झनकार के सदके क्या है गाना,
तो वही पाजेब की बात यहाँ पर भी हो रही है। और पाजेब कोई अलग नहीं है, जो लड़कियाँ पैरों में पहनती हैं, पायल जिसको बोलते हैं, उसी को पाजेब कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसी को एक प्रकार से इन्होंने आधार बना करके पाजेब शीर्षक दिया है इस कहानी को। चर्चा करेंगे। कहानी जितनी लंबी इन्होंने लिखी जैनेंद्र कुमार ने, शायद और कोई लेखक इसको लिखता तो उतनी लंबी ना होती जितनी इन्होंने करी है, क्योंकि कथानक इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। मनोवैज्ञानिकता को उसमें ज़बरदस्ती मतलब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो उसमें मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। बीच में कहानी आप देखिए थोड़ा सा विस्तार लेती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन ठीक बात है, क्रमबद्ध तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती है। कोई बोरियत नहीं महसूस होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये कहानी जितने शब्दों में इन्होंने लिखी उतने शब्दों में और कोई लेखक होता तो शायद थोड़े कम शब्दों में लिखता। ठीक है, चले। तो जैनेंद्र कुमार का जो पहला कहानी संग्रह, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनेगा, जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह क्या है? तो आप बताएंगे पहला कहानी संग्रह है फांसी। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ? 1929 में। 1929 में एक एकांकी को मैंने जब एकांकी में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एकांकी जो है सबसे पहला एकांकी जो है जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित होती है, उसको माना जाता है हिंदी की प्रथम एकांकी। तो 1929 में फांसी कहानी संग्रह किसका? जैनेंद्र का पहला है। ठीक है, कहानी मतलब होता है कहानी संग्रह का मतलब इसमें कई सारी कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, देखिए जिसने साहित्य जगत में इन्हें प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया, मतलब फांसी कहानी संग्रह जो है इनका बड़ा फेमस हुआ है और इसमें कई अच्छी अच्छी कहानियाँ जिससे जैनेंद्र को ख्याति प्राप्त हुई। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में आप देखिएगा तो जैनेंद्र का नाम सबसे अग्रणी है, इनका प्रमुख नाम है। जैनेंद्र जी ने व्यक्ति के मन की शंकाओं और उनके मन के प्रश्नों को और गुत्थियों का अंकन किया, चूँकि मैंने बताया शुरुआत में ही मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव इन पर पड़ता है। अपनी कहानियों में इन्होंने एक प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति के मन की शंकाओं का और उनके प्रश्नों का और इन सभी गुत्थियों का तमाम प्रकार के जो प्रश्न चिन्ह होते हैं दिमाग में, उन सभी पर कहानियाँ लिखी और अपनी साहित्यिक प्रतिभा के द्वारा मनोवैज्ञानिक साहित्य लेखन किया। तो आपसे एक शब्द में पूछेगा कि भाई ये किस प्रकार के कहानीकार हैं जैनेंद्र कुमार, तो मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। ठीक है, जिससे कहानी विधा को एक नई दिशा मिलती है और इससे पहले मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतनी कहानियाँ नहीं लिखी गई थी जितनी एक प्रकार से आगे और इनके आने से जैनेंद्र के आने से लिखी गई हैं। जैनेंद्र की जो पहली कहानी है वो है पहला कहानी संग्रह है फांसी, लेकिन पहली कहानी है इनकी 1928 में एक कहानी लिखी इन्होंने खेल शीर्षक नाम से एक कहानी लिखी। विशाल भारत एक पत्रिका उस समय प्रकाशित हुआ करती थी, उसी पत्रिका में इनकी कहानी प्रकाशित होती है। किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। फोटोग्राफी शीर्षक से इन्होंने एक कहानी लिखी थी। जैनेंद्र खुद कहते हैं कि फोटोग्राफी मेरी पहली कहानी थी। ठीक है, और ख़ास करके और चूँकि इनकी कहानी संग्रह जो है फांसी कहानी 1929 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह, उसी में एक प्रकार से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फोटोग्राफी को ये पहली कहानी मानते, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के अध्ययन के अगर हिसाब से देखें तो इनकी प्रथम कहानी खेल स्वीकार किया थी, जो कि 1928 में लिखी गई, विशाल भारत नामक पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फोटोग्राफी कहानी फांसी कहानी संग्रह में प्रकाशित है, तो 1929 में प्रकाशित हुई कहानी संग्रह। इसके अलावा इनका एक कहानी संग्रह है वातायन माने होता है झरोखा या खिड़की जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो वातायन नामक कहानी संग्रह लिखा, 1931 में प्रकाशन हुआ। दो चिड़िया नामक कहानी संग्रह लिखा इन्होंने, मतलब कई सारी कहानियों की किताब बनाते थे। ठीक है, जिसमें 10-12 कहानियाँ, 15 कहानियाँ, 20 कहानियाँ हुआ करती थी और उनकी किताब बनती थी। उन्हीं किताब को एक प्रकार से कहानी संग्रह कहते थे। ठीक है, दो चिड़िया नाम शीर्षक से इन्होंने कहानी संग्रह लिखा, 1934 में प्रकाशन हुआ उसका। एक रात कहानी संग्रह लिखा, 1935 में उसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा 1944 में प्रकाशन हुआ। पाजेब कहानी का 1948 में प्रकाशन हुआ। जय संधि का 1948 में। चर्चित कहानियों में अगर बात की तो अच्छा, ये सब जितने भी चीज़ें अभी थी मैं आपको बता रहा था, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, पाजेब कहानी भी है और पाजेब कहानी संग्रह भी है। कहानी संग्रहों के नाम विशेष करके जो फेमस कहानियाँ होती हैं उस संग्रह में उन्हीं कहानियों के नाम पर रख दिया जाता है। तो सारी कहानियाँ किसी लेखक की तो फेमस होती नहीं हैं, कुछ कहानियाँ फेमस होती हैं, तो इसीलिए उन्हीं कुछ कहानियों का एक प्रकार से नामकरण करके किताब छपवा दी जाती है। ठीक है, तो वो कहानी उसमें एक कहानी होती है, बाकी और भी कहानियाँ उसमें संकलित होती है। तो पाजेब एक कहानी संग्रह भी है, 1948 में प्रकाशन हुआ। पाजेब कहानी की बात की तो 1948 में भी प्रकाशन कहानी का भी होता है और संग्रह का भी, चूँकि कहानी उसी में है। इनकी कहानियों में बहुत सारी कहानियाँ और भी, जैसे स्पर्धा कहानी है, पत्नी कहानी लिखा, एक कैदी नामक कहानी लिखा, गदर के बाद एक कहानी लिखा,
बाहुबली नामक कहानी लिखा, तत्सत नामक कहानी लिखा, लाल सरोवर, मास्टर जी, इसके अलावा जानवी, अपना अपना भाग, ये कई कहानी इन्होंने लिखी। स्पर्धा कहानी जो है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख करके इन्होंने लिखी थी स्पर्धा कहानी, ठीक है। तो ये कहानी बड़ी फेमस है। आपसे पूछता कि जैनेंद्र की कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख करके लिखी गई है, तो आप बताएंगे स्पर्धा कहानी, ठीक है। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, जिनको आप यहीं से तैयार कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी 2023 में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हुए थे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेकर के और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तक जितने भी पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव वाले, सभी को सॉल्व करवा दिया था पेपर मैंने। तो आप सभी लोग चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में 2023 वाली जो है उसमें आप देख सकते हैं। जैनेंद्र कुमार की बात किया तो हिंदी कथा साहित्य के पहले ऐसे कथाकार हैं ये, जिन्होंने मनोवैज्ञानिकता को अपनी कहानी में स्थान दिया और एक गांधीवादी विचारधारा के पोषक भी बनते हैं, गांधीवादी विचारधारा को आगे भी बढ़ाते हैं। इनकी कहानियों में दार्शनिकता आपको झलकती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु श्रद्धा और तर्क दोनों का सामंजस्य भी दिखाई पड़ता है। एक तरफ इनमें दार्शनिकता यानी कि जो दार्शनिक विचार है वो भी इनकी कहानियों में आपको दिखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा और तर्क, इन दोनों का समन्वय भी ये दिखाई, मतलब एक प्रकार से जहाँ एक तरफ श्रद्धा है इनकी एक प्रकार से दार्शनिकता में, वहीं दूसरी तरफ तर्क के आधार पर श्रद्धा को मानते हैं ये, ठीक है। नाजायज़ जो श्रद्धा होती है, फर्जी की श्रद्धा, उस पर विश्वास नहीं करते। जो तर्क के आधार पर श्रद्धा जो अच्छी होती है उसी श्रद्धा को एक प्रकार से स्वीकार करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैनेंद्र कुमार के संदर्भ में कहते हैं कि रचना के क्षेत्र में जैनेंद्र ना तो गांधीवादी विचारक हैं और ना ही आदर्शवादी हैं। ये एकांतिक, भावुक और कल्पनाजीवी लेखक हैं जो वास्तविकता के प्रकाश में धूमिल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जैनेंद्र कुमार के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि एक आलोचक है, उन्होंने कहा। जैनेंद्र कुमार की बात की है तो जैनेंद्र कुमार में सूक्ष्मता है, हर एक मुद्दे को एक प्रकार से बड़े सूक्ष्म अंदाज में देखते हैं। चूँकि मनोवैज्ञानिकता का एक विशेषता ही होती है सूक्ष्मता, तो सूक्ष्मता से देखना भाई, चूँकि मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव है तो देखना ही पड़ता है। अद्भुत कौशल है इनके अंदर, निरीह सरलता एक प्रकार से है, दार्शनिक उलझने भी हैं इनमें, समाज से अलगाव के साथ साथ एक विचित्र मानवीय संवेदना भी इनमें आपको दिखाई पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र जो है कहानी के एक सशक्त पुंज हैं और वे कहानी को मानव में हलचल मचाने वाली समस्याओं में या समस्याओं के समाधान का एक प्रयत्न मानते हैं। और उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो कहानी तो भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये किसने कहा? आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि कहानी तो भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है, यह कथन किसका है? तो बताएंगे ये कथन जैनेंद्र कुमार का है। तो हिंदी कहानीकारों में आप देखिएगा जैनेंद्र की गणना जो है उच्च कोटि की कहानीकारों में की जाती है और हिंदी साहित्य में एक सजग कहानीकार के रूप में इनको एक प्रसिद्धि, मतलब इनको प्रसिद्धि मिलती है और एक मनोविश्लेषक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक धरातल पर इनकी कहानियाँ जो है एक प्रकार से प्रस्फुटित होती हैं, आगे बढ़ती हैं। आगे देखें तो अब हम चर्चा करेंगे अब हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया क्या? पाजेब कहानी के बारे में कुछ बातें, मतलब पाजेब कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग चर्चा करेंगे पाजेब कहानी के बारे में। पाजेब या कहानी की बात की, किसी भी कहानी की समीक्षा करते समय आपको मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर डिपेंड होना पड़ता है, 6 मुद्दों पर। कौन कौन से 6 मुद्दे होते हैं? पहला मुद्दा होता है कथानक या कथा संगठन, या एक प्रकार से जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, स्टोरी। तो एक होता है कथानक। दूसरा तत्व होता है कहानी कला का, वो होता है भाई पात्र एवं चरित्र चित्रण, ठीक है, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा होता है कथोपकथन, यानी कि एक प्रकार से डायलॉग जिसको आप बोलते हैं, कथोपकथन, ठीक है। तो कथोपकथन हो गया यानी संवाद योजना जिसको आप बोलते हैं। और चौथा होता है आपका भाषा शैली। क्या होता है भाई? भाषा शैली, ठीक है। और आपका 5वां होता है वातावरण, किस वातावरण में कहानी लिखी गई है, ठीक है, किस जगह की कहानी है। और छठा होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है। या उपन्यास कला के तत्वों के हिसाब से अगर समीक्षा करने की बात करता है, एग्जाम में पूछता है, तो यही 6 मुद्दों पर आपको लिखना होता है, ठीक है। कि भाई इसका कथानक क्या है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इसका जो एक प्रकार से इसमें संवाद क्या अच्छे कौन से संवाद दिए गए हैं। अच्छा, इसमें आपको खूब कथोपकथन मिलेंगे पाजेब कहानी में, ठीक है। भाषा कैसी है, शैली कैसी है, भाषा शैली एक में ही आप समझेंगे। इसके अलावा एक प्रकार से वातावरण कहाँ का है और एक प्रकार से इसका उद्देश्य क्या था कहानी लिखने का। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहानी कला के तत्वों के आधार पर पाजेब कहानी की समीक्षा को देखेंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव मतलब कि लिखित में प्रश्न पूछता है कि कहानी कला के तत्वों के हिसाब से जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब की समीक्षा कीजिए। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपसे ऐसा पूछता है, ठीक है। तो आज आपका पाजेब कहानी समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। पाजेब कहानी की शुरुआत होती है किन शब्दों से?
जब आप कहानी पढ़ेंगे, मूल कहानी पढ़िएगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि बाज़ार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पढ़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती हैं। और पास पड़ोस में सभी जो नन्ही बड़ी जो एक प्रकार से पैरों वाली जो पाजेब है वो आ चुकी है मार्केट में, और सभी लोग एक प्रकार से एक दूसरे को पहने हुए देखती हैं। ऐसे में आपको बता दूं, इसमें कुल मिलाकर के इस कहानी में मुख्य रूप से 3-4 पात्र हैं। उनकी अगर बात की जाए तो देखें, कथा संगठन में हम समझेंगे तो पूरी कहानी अभी आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के मैं आपको अगर इस शॉर्ट में आपको बताऊं कथा संगठन क्या है, कि देखिए, एक होता है इसमें, एक होती है मुन्नी, ठीक है। मुन्नी की अगर बात की जाए तो मुन्नी के पिता होते हैं एक पिता एक माता, मतलब एक माता पिता एक ही होंगे, यानी मुन्नी की माता और मुन्नी के पिता, ठीक है। इन्हीं मुन्नी का एक भाई होता है, बड़ा भाई है मुन्नी का, उसका नाम है आशुतोष, ठीक है। इनका क्या नाम है, आशुतोष। और एक नौकर होता है, ठीक है, एक नौकर होता है, उस नौकर का नाम होता है वंशी, ठीक है। बंसी नाम का नौकर जो है इनके यहाँ काम करता है, मुन्नी के यहाँ, आशुतोष के यहाँ, ठीक है। तो और एक झुन्नू भी है। तो झुन्नू जो है एक प्रकार से मित्र होता है आशुतोष का, ठीक है। तो आशुतोष सबसे पहले आप देखते हैं मुन्नी का जो मतलब पाजेब होता है, ठीक है। मुन्नी एक प्रकार से पाजेब के लिए रट लगाती है, तो पाजेब आ जाता है उसका, और जब पाजेब आ जाता है उसके लिए, तो उसके एक पाँव का पाजेब जो होता है कुछ दिनों के बाद में गायब हो जाता है। उसी समय उनकी बुआ भी आई रहती हैं, ठीक है। फिर बुआ चली जाती हैं, और होता क्या है कि भाई सबसे पहले जो है उसकी जब पाजेब गुम हो जाती है मुन्नी की, तो सबसे पहले शक लोगों का जाता है कि भाई ये नौकर है, यही नौकरवे ने चुराया होगा। सभी लोग नौकर पर एक प्रकार से फोकस करते, नौकर को एक प्रकार से बुगलवाते, नौकर कहता है कि भाई मैंने नहीं चुराया, पूरा क्लियर होता है भाई नौकर ने नहीं चुराया। तब लोगों का शक जाता है दूसरे व्यक्ति पर, आशुतोष पर, और इसी के आशुतोष पर जब जाता है तो आशुतोष के ही इर्द गिर्द कहानी मनोवैज्ञानिक रूप धारण करती है, और आशुतोष के ही इर्द गिर्द कहानी जो है पूरा घूमती रहती है, ठीक है। और यहीं पर आकर के कहानी को विस्तार मिलता है आशुतोष पर जब कहानी आती है। आशुतोष को डरा धमका करके, बहला फुसला करके, टाफी बिस्कुट खिला करके लोग बार बार पूछते हैं, अलग अलग बैठा करके पूछते हैं कि भैया आशुतोष ही बताओ, पहलवा तू ही ले हो है, अगर ले हो पहलवा तो दे दियो, का करबो पायल तू लेके। तो आशुतोष कहता है नहीं, हम ना ही चुराए हैं, मम्मी पूछत थी, उनके पापा पूछत हैं। मुन्नी तो पूछते ही दौड़ दौड़ कि भैया हमार पायल ले हो है, तो कहते ना ही लेना है। तो फिर जब आशुतोषों की बात हुई तो आशुतोष का एक ठो मित्र आते झुन्नू के ऊपर लोगन का शक जात है कि झुन्नुआ तो नहीं चुराई सी पहलवा हो। तब झुन्नू बुलावा जाता है, तो झुन्नू के महतारी से मुन्नी के महतारी झगड़ा हुआ थे खूब वहीमा, चूँकि जो मुन्नी के महतारी हैं ये आप जैसे आजकल के गांव के महतारिन का देखा तो जुड़ते लड़ जाते हैं दूसरे के महतारी से, कौनो मामला हुआ तो जुड़ते पायल वायल चीज़ वूज अगर देखी हैं गांव के मेहरारू, तो बहुत ज़्यादा जो है सोना चांदी के सबके बहुत बढ़िया चीज़ पारखी होती हैं औरतें जो होती हैं। आप भले ही चूक जाओगे कि ये सोना है चांदी है, मतलब ये आप उसमें सोना चांदी में तो आप फ़र्क कर ले जाओगे, लेकिन असली सोना है असली चांदी है ये एक प्रकार से तो सुनार लुहार सुनार बता पाते हैं, तो फिर औरतें ही उसको पहचान जाती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से उसका पायल जो होता है उसको लेकर के पूरा कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और लास्ट में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में जब बुआ आती हैं इनके घर पर, तो बुआ कहती हैं कि मुन्नी तुम्हारा पायल तो हमारे बैग में चला गया था, ठीक है, गलती से, और इस प्रकार से वो देती, तो यहीं पर कहानी एक प्रकार से आपकी समाप्त होती। तो यही कहानी का मूल उद्देश्य, ज़्यादा कथानक में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक धरातल पर जो है बाल मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर एक कहानी को मिलाकर के लिखी जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आपको लिखना कैसे। देखिए, कथा संगठन की अगर बात की तो पाजेब कहानी के कथानक का आधार जो है मध्यम वर्गीय चेतना है, जिसमें पाजेब को केंद्र में रख करके कथानक का विस्तार हुआ है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पिता माता मुन्नी और आशुतोष 4 प्राणी हैं। मुन्नी के माता पिता हैं, ठीक है, बड़ा भाई है आशुतोष, ठीक है, 4 प्राणी है, साथ में एक नौकर है जिसका नाम बंसी है। और बाज़ार में एक नई प्रकार की पाजेब प्रचलित होने का प्रभाव जो है यह पड़ा कि मुन्नी ने पाजेब लेने की जिद की। और क्या होता है कि भाई उसमें मुन्नी कहती है कि हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे, बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। 4 साल की मुन्नी है और पाजेब के लिए जिद कर रही थी। तो फिर उसमें क्या होता है, मैंने कहा कि कैसी पाजेब, बोली कि हाँ वही जैसे रुक्मिणी पहनती है, जैसे शीला पहनती है। शीला और रुक्मिणी उसकी
7 की होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो वो भी एक प्रकार से वैसी पाजेब पहन करके घूम रही हैं। नई डिजाइन की कोनो साड़ी आ जाए तो एक प्रकार से औरतें परेशान कर देंगी घर की कि अरे फलाने मेहरारू यही मेरे साड़ी पहने रहे मनी सितारा लाग रहा और तू ना ही लेके आया वो साड़ी यही मेरे। तो उसमें क्या होता है, ऐसे छोट लड़कन में भी बड़ा ईर्ष्या होता है। वह अगर एक दूसरे के पहने देख लें तो उन्हें चाहिए वो चीज़, या अगर टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं लड़के, या कोई चिप्स वगैरह मंगा करके खा रहे हैं, कुरकुरे मंगा करके, तो दूसरा लड़का अगर देख लेता है आपके घर का तो वो भी एक प्रकार जिद कर देता है। तो बाल हठ जो होता है उसी पर कहानी एक प्रकार से आधारित है। तो 4 साल की जो ये होती है जो है मुन्नी, वो पाजेब पहनने की जिद करती है अपने पिता से। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि जैसे रुक्मिणी पहनती है, जैसे शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर में आई मुन्नी की बुआ, तब मुन्नी जो है सहज मानने वाली ना थी, और बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में ले लिया और कहा कि अच्छा तुम तेरी पाजेब अब की इतवार को ज़रूर लेती आऊँगी। तो इस प्रकार से इतवार को बुआ आती हैं और पाजेब ले आती हैं। मुन्नी उन्हें पहन करके खुशी के मारे यहाँ से वहाँ झुमकती फिरती है। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। तो मुन्नी एक प्रकार से पाजेब उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या होता है कि सौभाग्य से बुआ आ जाती है और मुन्नी को पाजेब प्राप्त हो जाती है बुआ के माध्यम से। पर दुर्भाग्य से क्या होता है कि वह खो जाती है, ठीक है, हेरा जाती है, वो एक प्रकार से गुम हो जाती है। पहले शक किस पर जाता है भैया? नौकर पर जाता है, जो बंसी नाम का नौकर है। पति पत्नी में इस पर चर्चा होती है, माता पिता में। फिर शक की सुई जो होती है वो आशुतोष पर जा करके टिकती है। आशुतोष कौन है? उसका बड़ा भाई है। और सच्चाई जानने के हेतु तरह तरह की तरकीब काम में लाई जाती है। लगातार बच्चे पर एक प्रकार से चाहे बहला फुसला करके, चाहे डांट डपट करके, चाहे उसको समझा बुझा करके, किसी तरीके से बच्चे से लगातार जो है ये बात पूछी जाती है कि भाई बताओ कौन चुराया है, क्यों आपने जो है पाजेब को लिया है। बच्चे से लगातार ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लगातार उस पर प्रेशर, मानसिक द्वंद्व पैदा करते हैं उसके मन में, और बच्चा एक प्रकार से वो कुछ नहीं बोलता, मतलब बच्चा एक प्रकार से डरा सा होता है। तो लगातार एक प्रकार से क्या होता है कि यही सारी चीज़ें चलती हैं, और इसी में कहानी जो है मतलब कि ये होता है कि आशुतोष से भी पूछा कि आशुतोष ने तो नहीं चुराया है। तो चूँकि आप देखते हैं लगातार क्या होता है कि आशुतोष भी कहता है कि भाई जैसे पाजेब उसको दिलाए हो, मुझको साइकिल दिलाओ। तो लोग ये सोचते कि हो सकता है कि जब ये ईर्ष्या के मारे हो सकता है चुरा लिया हो, या ऐसे कई बार होता है, तो इसीलिए लोग जो है लगातार करते हैं। लेकिन लोग साफ इनकार कर देते हैं। बंसी नौकर के बारे में बात होती तो बंसी नौकर भी साफ मना कर देता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से सच्चाई जानने के लिए तरह तरह की तरकीब काम में लाई गई। कभी बच्चे को प्यार से समझा बुझा करके, कभी इनाम देने की बात कह करके, कभी प्रताड़ना और दंड विधि के द्वारा। उनका शक आशुतोष तक सीमित ना रह करके उसके मित्र छुन्नू जो था उस पर जाता है। छुन्नू जो था आशुतोष का मित्र था। कहा कि भाई छुन्नू का मतलब आशुतोष का मित्र है छुन्नू, वो आता जाता रहता घर पर, हो सकता है उसने ले गया हो। यहाँ तक कि पतंग बेचने वाला एक दुकानदार होता है और उस दुकानदार पर भी शक जाता है कि भाई दुकानदार ने लिया होगा। तो यहाँ तक बात हर जगह फैल जाती है कि भाई मुन्नी की पायल जो है, पाजेब जो है, वो गुम हो गई है। छुन्नू की माँ जो है और मुन्नी की माँ में झगड़ा भी होती, तकरार भी होती। बीच में छुन्नू का नाम आने से दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हो जाती है, झगड़ा लड़ाई होता है। आखिर में यह रहस्य तब खुलता है जब मुन्नी की बुआ दोबारा लौटती है घर और पाजेब गलती से उनके साथ ही चली जाती है, और बाद में फिर मुन्नी को पाजेब मिलती है। तो पाजेब कहानी को काफ़ी फैलाया गया है, घटनाओं का आकरण अधिक विस्तार किया गया है, जबकि इसका कथ्य लंबा चौड़ा नहीं है। घटनाएं सीमित हैं। मुन्नी का अब घटनाएं क्या क्या है? मुन्नी का पाजेब मंगाना और पहनना, मतलब मांगना और उनका मुन्नी का पाजेब पाना, पाजेब के जोड़े में से एक पाजेब का गुम हो जाना, मुन्नी की माँ का घर के नौकर बंसी पर संदेह चला जाना, जबकि मुन्नी के पिता का शक जो है, मुन्नी की माँ का शक तो नौकर पर है, मुन्नी के पिता का शक आशुतोष पर जाकर टिकता है, और उससे आशुतोष सत्य उगलवाने के नाम पर कई प्रकार के नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। अंत में पाजेब का जो होता है वो बुआ के पास मिल जाता है, और इन सभी घटनाओं को संवादों के माध्यम से अनावश्यक विस्तार देकर के कहानी के सुगठित कथन को बोधित किया गया है जनेंद्र कुमार के द्वारा। फिर भी कथानक में गति और प्रवाह है, घटनाएं सुसंबद्ध है और यथार्थ पर आधारित है। तो ये तो हो गया इसका कथानक कहानी का, या एक प्रकार से कथा। दूसरा जो होता है मापदंड या किसी भी कहानी को चेक करने का तरीका या उसकी समीक्षा करने का तरीका, वो तो दूसरा आधार होता है पात्र एवं चरित्रांकन का, पात्र एवं चरित्र चित्रण का।
पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से अगर देखें तो पाजेब कहानी अत्यंत सफल है। इस कहानी में पात्रों की अनावश्यक भीड़ भाड़ ना होकर के उनकी संख्या सीमित है, और सीमित भी कहानी के जो है पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, तभी कहानी अच्छी लगती है। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? एक तो कथाकार स्वयं है, ठीक है, कथाकार स्वयं है जो कि एक प्रकार से मुन्नी का पिता, मुन्नी मतलब कि कथाकार स्वयं है और मुन्नी का पिता भी है, मुन्नी की माँ मुन्नी है स्वयं, और उसका बड़ा भाई है आशुतोष। ये 4 लोग हैं। इसके अलावा नौकर है बंसी, छुन्नू है आशुतोष का दोस्त, और इसके अलावा उसकी माँ है छुन्नी की, मतलब कि छुन्नू की माँ कौन है भाई? छुन्नू की माँ है, मतलब उसका नाम नहीं मेंशन है, तो उसकी माँ है एक, और एक मुन्नी के चाचा हैं, ठीक है, और एक पतंग बेचने वाला है। तो यहीं तक एक प्रकार से इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द जो होती है पूरी पाजेब कहानी जो है वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है, और बालक को केंद्र में रख करके मनोवैज्ञानिक रहस्य को प्रस्तुत करती कहानी में उद्घाटित किया गया है। कहानी में आशुतोष का मानसिक अंतर्द्वंद और उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक सच्चाई का भावपूर्ण अंकन किया गया। कहानी में बच्चों में भय यानी डर और तज्जनित सुरक्षा का बोध बहुत तीव्र होता है, साथ ही उनमें लालसा की भावना भी होती, लालच भी होता है, लालसा होती किसी भी चीज़ को पाने की। आशुतोष के चरित्र में दोनों स्थितियाँ पूरी तरह से समाई हुई हैं। जब वह देखता है कि मुन्नी को पाजेब दी गई तो वह भी साइकिल की मांग करता है कि हमको साइकिल चाहिए। तो सर्वदा स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगर एक बच्चे को कुछ मिलेगा तो दूसरा बच्चा ज़रूर मांगेगा। आशुतोष पाजेब सजी मुन्नी को बाहर घुमाने प्रसन्नता का अनुभव करता है, तभी उसने साइकिल की मांग करी थी। यह भी एकदम स्वाभाविक है कि आशुतोष का चरित्र ही एक प्रकार से पूरी कहानी के केंद्र में आपको दिखाई पड़ेगा। पाजेब की चोरी का निशाना वही बनाया जाता है, बार बार भांति भांति उसी से पूछताछ की जाती है आशुतोष से, और इसी इर्द गिर्द कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। मतलब कहानी एक प्रकार थोड़ा सी विस्तार कहानी में आता है, कभी प्यार से, कभी डांट फटकार करके, कभी इनाम का प्रलोभन दे करके कि तुम बताओ तुमको मैं इनाम दूंगा, ये दूंगा, कभी दंड, कभी धमकी दे करके उससे पूछा जाता है, ठीक है। और इससे उसमें हठवादिता आ जाती है, खीज आ जाती है, उद्दंडता आ जाती है, ये तमाम प्रकार की प्रवृत्तियाँ उससे विकसित हो जाती है। जब लगातार लोग उससे पूछते हैं तो उसको गुस्सा भी आती है, ठीक है, और कई प्रकार के उसके अंदर मानसिक जो है बदलाव आते हैं। यह स्थिति भी बाल स्वभाव को ही उभारती है, ठीक है। कहानी में क्या है कि मुन्नी का व्यक्तित्व सहज है। इसके अलावा आपको बता दूं मुन्नी का व्यक्तित्व जो है वो सहज तो है ही, इसके अलावा आप देखेंगे कि सामान्य भी है, मनोवैज्ञानिक सम्मत माना जा सकता है मुन्नी का चरित्र। और उसके मन में रुक्मिणी और शीला को पाजेब पहने देख करके उसे पाने की सहज लालसा हो जाती है, और वह पाजेब पाने की हठ लगाती है। उसे पहनकर थोड़ी देर उल्लास और गर्व का अनुभव करती है। जब नया नया कपड़ा या कुछ मिलता है तो बड़ा एक दिन होता है कि भाई लोग पहन करके खूब उछलते हैं, खूब अच्छा लगता है। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है, थोड़ा सा ठंड हो जाता है आदमी। तो ऐसे भी मुन्नी जो होती है वो भी एक प्रकार से कुछ देर बाद ठंड हो जाती, मतलब कि शांत हो जाती है कि भाई जो है जो उछल करके वो छोटी सी बच्ची 4 साल की जो सोच रही थी, छोटे बच्चे जो होते हैं उछलते भाई एकदम से कि हाँ ये हमारे पापा लाए, हमारे पापा लाए, मतलब पूरे गांव में बताएंगे जा करके, लड़के बताते, छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ करके हमारे पापा आज टी-शर्ट लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए, तमाम प्रकार की चीज़ें बताते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मुन्नी भी अभी मात्र 4 वर्ष की है, तो पायल जब पहनती तो बड़ी खुशी होती, खूब कूदती है और एक प्रकार से खेलती हुई जाती है, सबको बताती है, रुक्मिणी शीला सबको कि हमारे जो है बुआ ने हमको पायल दिया है, इस प्रकार चीज़ें, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। और मुन्नी की माँ का चरित्र जो है सर्वथा मतलब सामान्य नारी जैसा है। वह आकारण ही निराधार ढंग से अपने नौकर पर संदेह करती है। फिर सच्चाई जाने बिना वह छुन्नू की जो माँ होती है उससे झगड़ा भी करती है। उसमें विवेक का, यानी कि मुन्नी की जो माँ है उसमें विवेक का अभाव है, विवेक की कमी होती है। मुन्नी की माँ में भी अन्य नारियों के समान आभूषण प्रियता की वृत्ति काम करती है। मतलब आभूषण जो होता है प्रिय, स्त्रियों का आभूषण ही प्रिय होता है, गहना जो है बहुत प्रिय होता है स्त्रियों को। इसीलिए मुन्नी की पाजेब को देख करके वह भी एक प्रकार से जो है लालसा उसके अंदर भी आती कि भाई कितनी अच्छी पाजेब है मुन्नी की। देखिए कथाकार का चरित्र जो है बौद्धिक है और वह एक सुलझे हुए मनोवैज्ञानिक की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता है। और ये एक प्रकार से मैं शैली में कहानी भी लिखी गई है, क्योंकि इसमें लेखक बार बार मैं की बात करता है, ठीक है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये मैं शैली अपनाई। आज्ञा कहते हैं तो जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं वो एक प्रकार से मैं शैली में ज़्यादा कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है। पाजेब के खो जाने पर सब उसका संदेह जो है आशुतोष पर सभी का जाकर टिकता है, मतलब कहानीकार का। तब वह धड़ल्ले से क्या करता है, अन्य समान पिता की तरह बेटे को मार पीट करके सत्य की जानकारी नहीं चाहता
और ना अपना धैर्य खोता है, फिर भी इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक होते हुए भी कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह दंड का सहारा लेना पड़ता है। स्वयं जो पिता हैं वो जो है मुन्नी के, वो कौन है? जैनेंद्र जी हैं। जैनेंद्र कुमार मुन्नी के स्वयं पिता हैं कहानी में अगर आप देखें तो। चूँकि मैंने कहा कि मैं नहीं लूँगा पायल, ठीक है, मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा, बोली मुन्नी की पूछा था, वह तो खुद ट्रक और बॉक्स के नीचे घुस घुस करके खोज लगाने में मेरी मदद करता है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जो बार बार आएगा कहानी में, वो मैंने जो है वो लेखक स्वयं कह रहा है, जैनेंद्र कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जैनेंद्र जैसे मनोवैज्ञानिक भी बच्चों के सामने, बच्चों की हर धर्मिता के सामने विवश होते हैं और इस पर कहानी लिखते हैं। विवशता या मानने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब कि बाध्य हो जाते हैं जैनेंद्र कि उम्रता दोष का लक्षण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक धरातल पर इस कहानी के सभी पात्रों का चरित्र विकसित हुआ है, जिसमें कहानीकार को पर्याप्त सफलता भी मिली हुई है, ठीक है। किसमें? पात्र योजना में। तीसरा है शीर्षक। शीर्षक की अगर बात की जाए तो शीर्षक संक्षिप्त है, व्यंजक है, प्रभावी है, कथा संगठन से मेल भी खाता है, ठीक है। चूँकि कथा में पाजेब के बारे में पूरी कथा इर्द गिर्द पाजेब से की घूमती है, तो पाजेब ही शीर्षक है, बड़ा ज़बरदस्त शीर्षक है। जिज्ञासावर्धक और सहज हो तभी उसे लोग प्रभावी तरीके से जानते, प्रभाव लोगों पर पड़ता है उस शीर्षक का। सार्थक शीर्षक तभी माना जाता है जब वो शीर्षक छोटा हो और जिज्ञासावर्धक हो, ठीक है। प्रस्तुत शीर्षक में अनेक विशेषताएं हैं, चूँकि सबसे पहली बात तो पाजेब कहानी का जो शीर्षक है वो छोटा है। इतना संक्षिप्त शीर्षक प्रायः कम ही देखने में मिलता है। जिज्ञासा जगाने वाला है। पाजेब यह शब्द पाठक की चेतना में कौंधता है। किसकी पाजेब? सबसे पहला प्रश्न ये उठता, पाजेब आप कहानी सुनते, किसकी पाजेब? कैसी पाजेब? उसका क्या हुआ पाजेब का? पाजेब कौन सी पाजेब, कैसी पाजेब, कौन पैदा था पाजेब, पाजेब का क्या हुआ? ये सारे प्रश्न उठते हैं और भी तमाम प्रकार के प्रश्न, यानी जिज्ञासा जगा करके वह पाठक को कहानी पढ़ने के लिए मजबूर करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। जहाँ तक कथा संगठन से मेल खाने का प्रश्न है तो यह स्वतः स्पष्ट है कि समूचा कथानक पाजेब पर ही आधारित है और कहानी का प्रारंभ पाजेब से होता है और अंत भी पाजेब से होता है। अतः प्रस्तुत शीर्षक को सभी दृष्टियों से अगर देखें तो उपयुक्त और सार्थक माना जा सकता है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा बात की देश काल की, देश काल और वातावरण की, तो पाजेब कहानी जो है वो एक पारिवारिक कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। अतः देश काल और वातावरण की व्यापकता इसमें नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये एक अंदर की कहानी और एक घर की कहानी है, तो इसमें देश काल या वातावरण की बात उतनी आदि व्यापक नहीं जितनी अन्य कहानियों में आपको देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक कहानी में मुख्य केंद्र परिस्थिति होती है, सिचुएशंस होती हैं। परिस्थिति की दृष्टि से यह कहानी पूरी तरह से एक प्रकार नाटकीयता के बावजूद अत्यंत प्रभावी है। आशुतोष के चरित्र का विकास परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के अनुकूल ही होता है। पाजेब के खोजने पर प्रारंभ में वह समूचे घटना क्रम से अप्रभावित रहता है, परंतु संदेह का घेरा ज्यों ज्यों उसके निकट सिमटता जाता है वह परिस्थितियों से घिर करके असहाय अनुभव करता है अपने आप को, और अपराधी ना होने पर भी उसके भीतर अपराध बोध एक प्रकार से होने लगता है। और यहीं से क्या होता है, परिस्थितियाँ उसके चारों ओर कसती चली जाती हैं और वह उनके घेरे में फंसता हो चला जाता है आशुतोष, ठीक है, परिस्थितियों के। जब तक वातावरण सृष्टि का प्रश्न होता है, जहाँ तक इसका प्रश्न है वातावरण सृष्टि का, तो वातावरण की दृष्टि से यह एक अच्छी कहानी कही जा सकती है। और इसकी कथानक जो है, इसका कथानक मध्यम वर्गीय परिवार है और जिसमें सच्चाई को जाने बिना संदेह का शिकार या तो नौकर बनता है या परिवार के बच्चे बनाए जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों की आभूषण प्रियता, पड़ोसी से बेवजह झगड़ा जैसी तमाम प्रकार की स्थितियाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार की होती रहती है। आप मध्यम वर्गीय परिवार में आप किसी भी गांव में जाएंगे तो जो बगल का घर होगा उससे झगड़ा लड़ाई कुछ ना कुछ मात्रा में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। और प्रेम भी होता है बगल वाले घर से, लेकिन झगड़ा लड़ाई खूब होता है, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय वातावरण का ही अंग है एक प्रकार से, सारी चीज़ें मध्यम वर्गीय वातावरण में ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार कहानी पूरे वृत्त में मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण को उद्घाटित करने में सक्षम है। इस दृष्टि से एक प्रकार से वातावरण की दृष्टि से ये कहानी बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, अगला जो पॉइंट है, पांचवा वो पॉइंट है संवाद और कथोपकथन। संवाद और कथोपकथन की बात की जाए तो सफल संवाद में वे ही माने जाते हैं जो संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त माने जो छोटे होते हैं, ठीक है, व्यंजक होते हैं, भावपूर्ण होते हैं, पत्रानुकूल होते हैं, परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, चरित्र अभिव्यंजक होते हैं, चरित्र को एक प्रकार से उघेड़ने वाले होते हैं, कथा विकास में सहायक होते हैं, साथ ही उनमें कथा को गति प्रदान करने की क्षमता भी होती है। यदि प्रस्तुत कहानी के संवादों पर विचार किया जाए तो ये पता चलेगा कि उनमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उन्हें प्रभावी, सार्थक, व्यंजक संवाद माना जा सकता है।
तो ये एक प्रकार से संवाद और कथोपकथन की बात है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कथोपकथन के कई उदाहरण भी हम समझेंगे, मतलब जो डायलॉग हैं, ठीक है, जो संवाद योजना है वो। पूरी कहानी जो है कथोपकथन शैली में ही विकसित होती है, चूँकि संवाद जो है संक्षिप्त, चुस्त और सार्थक, नुकीले टुकीले और चरित्र और भावों की व्यंजना में सामर्थ्य है। हर स्थानों पर आप देखते हैं प्रश्न और उत्तर होता है और संवाद शैली इसमें बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। आप देखते हैं अंतर्द्वंद को व्यक्त करने के लिए एकालाप भी अनेक स्थलों पर आए हैं। एकालाप मतलब होता है जब अकेले में बात करते, खुद से बात करना एकालाप होता है। दो पड़ोसियों की कला का स्वाभाविक चित्रण भी कहानी के संवादों के माध्यम से ही अवलोकनीय है। साथ ही सैद्धांतिक चिंतन की झलक हमें संवादों में ही आप मतलब देखने को मिलती है। संवादों का एक आप उदाहरण देखें, एक नमूना देखें, जैसे कि आप देखें अंत में हार कर मैंने कहा मैं शैली में कहानी है, ठीक है। तो अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी, अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी, क्या वो पाजेब पड़ी मिली थी, और फिर नीचे जा कर के वह तुमने छुन्नू को दिखाई, अच्छा हाँ छुन्नू को दिखाई। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे, हाँ कहाँ बेचने को कहा, कहाँ मिठाई लाएंगे, नहीं पतंग लाएंगे। इस प्रकार से कहानी जो है इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये कई प्रकार से जो है ये कथोपकथन चलता रहता है। हर जगह आप देखेंगे कहानी में कथोपकथन जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मिठाई लाएंगे, अच्छा पतंग को कहा, इस प्रकार से और आगे बोलते हैं अच्छा पतंग को कहा, हाँ सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई, हाँ तो उसी के पास होनी चाहिए ना, प्रश्न करते हैं, या पतंग वाले के पास होगी, तो कहते जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। इस प्रकार से जो है वो आशुतोष से ऐसे प्रश्न पूछते हैं और लगातार जो है वो पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से तुम जो है मतलब जाओ, उसके ज़बरदस्ती लगातार पूछते तो वो ये चीज़ें बताता है, ठीक है, कि हाँ उसके पास है उसके पास है, क्योंकि वो भी ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है। आगे देखें भाषा शैली। पाजेब कहानी की भाषा की बात की तो भाषा सहज है, आप पढ़ेंगे तो बड़े सरल तरीके समझ में आ जाएगा। आकृतिम है, सरल है, व्यवहारिक है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कहानी में हुआ है। वह जहाँ जो है संदर्भ सापेक्ष है, वहीं जहाँ संदर्भ सापेक्ष है वहीं व्यंजक भी है। जहाँ घटना वृत्त का वर्णन मात्र किया गया है वहाँ भाषा मतलब अभिधात्मक है, अभिधा शैली में लिखी गई है। वर्णात्मक शैली इतिवृत्तात्मक हो गई है कहीं कहीं पर, जैसे कि बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली, शुरुआत में पैरों में पड़ करके बड़ी अच्छी मालूम पड़ती है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं विवेचन हुआ है, जहाँ पर विवेचन हुआ है वहाँ भाषा गंभीर तथा तत्वान्वेषी है। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से दबाना उसे ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। ये बात एक प्रकार से इस कहानी में आप देखते हैं सैद्धांतिकता को घेरता है और सैद्धांतिक विवेचन भी एक प्रकार से हुआ है कहीं कहीं पर व्यवहारिक भाषा का प्रयोग, शैली का प्रयोग, कभी कभी सैद्धांतिक भाषा और शैली का प्रयोग किया गया इस कहानी में, ठीक है। तो ये रही कहानी आपकी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका उद्देश्य क्या था कहानी लिखने का, कहानी लिखने का मेन उद्देश्य जो इनका था जैनेंद्र का उद्देश्य समझें। उद्देश्य ये था कि पाजेब जो है मध्यम वर्गीय परिवार की घटनाओं को आधार बना करके रची गई एक कहानी है, जिसके माध्यम से जो लेखक है वो मध्यम वर्ग के पात्रों की मानसिकता को उभारने का काम करता है, ठीक है। और उभारने का उद्देश्य था इसका कि मध्यम वर्गीय जीवन में जो एक प्रकार से उनकी मन स्थिति है उसको सामने लाया जाए लोगों के। मनोवैज्ञानिकता उस कहानी की रीढ़ की हड्डी है, मतलब इस कहानी की रीढ़ की हड्डी भी है एक प्रकार से। पाजेब कहानी की रीढ़ की हड्डी क्या है, मनोवैज्ञानिकता है। अतः यह माना जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना तथा उन स्थापनाओं की कसौटी पर मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तियों को परखना कहानीकार का अभीष्ट रहा है। कुल मिलाकर के मनोवैज्ञानिक या मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तियों को परखना और मनोवैज्ञानिक धरातल पर मनोवैज्ञानिक मापदंडों के द्वारा मध्यम वर्गीय परिवार की संवेदनाओं को, परिवार की जानकारी को जानने का प्रयास है, उसका उद्देश्य जो है लेकर के पाजेब नामक कहानी लिखी जैनेंद्र कुमार ने। और जैनेंद्र कुमार चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार से ही आप देखते हैं आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको थोड़ा सा जानने में मिली होंगी, समझ में आ गई चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने हिंदी कहानी के बारे में समझा, और हिंदी कहानी में आपने खास करके किसके बारे में समझा भाई? हिंदी कहानी में आप लोगों ने आज पाजेब कहानी के बारे में समझा, गैंग्रीन कहानी, पंचपरमेश्वर कहानी, इन सभी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। मैं शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में, मतलब ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, अच्छा, एक प्रश्न पूछा था कि मुन्नी को पाजेब किसने और कब दी थी? तो मुन्नी को पाजेब बुआ ने दी थी, और कब दी थी, किस दिन को? तो इतवार के दिन को दी थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, आशुतोष निरपराध कब सिद्ध होता है? तो आशुतोष की बुआ ने बताया कि पाजेब भूल से पिछले रोज उसके साथ चली जाती है, और उसी समय आशुतोष जो निर्दोष होता है, उससे पहले तक आशुतोष पर ही शक बना रहता है बरकरार सभी का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चले, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।